जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं और ये क्लास आपका है और इसमें आपका स्वागत है। आप रिटेन क्लासेस को पूरी ईमानदारी पूर्वक देखें, इसके प्लेलिस्ट को देखें। इसमें जितना भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, जितना मेहनत कर रहा हूँ, वो आप लोग के लिए कर रहा हूँ, आपको के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ और क्वेश्चन बेस्ड सारा क्वेश्चन सोल्व हो इसका ही मैं ख्याल रखता हूँ। उसी के अनुसार पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे सारे सब्जेक्ट का, जहाँ तक अभी जिसमें जो भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ वीडियो है वो आपके हर एग्ज़ाम में, पीसीएस हो या स्टेट कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, हर एक में क्वेश्चन सोल्व होगा। 90% चांस है कि सोल्व होगा, 10% मिस करना ह्यूमन नेचर है, वो होगा ही। चलिए हम लोग आज अपना क्लास को, फिजिक्स चल रहा है, अभी फिजिक्स देख रहे हैं। फिजिक्स में ही आप एक चैप्टर है मैकेनिज्म का ही, यांत्रिकी का ही, पदार्थ का गुण। क्या है? पदार्थ का गुण। देखिए, पदार्थ कहें या द्रव्य कहें, पदार्थ का गुण, ठीक है। मतलब जो पदार्थ हम बताए कि पूरा यूनिवर्स जो है आपको बना हुआ है द्रव्य और ऊर्जा। इस पूरे यूनिवर्स में क्या चाहिए? दो ही चाहिए, द्रव्य है, मैटर है, सारा मैटर है, और इसमें एनर्जी है। हम भी मैटर हैं, एनर्जी है, इसमें मैटर है, एनर्जी है, सब में एनर्जी। इसमें भी एनर्जी बताए थे, पढ़ाए थे कि यहाँ पर अगर ऊंचाई से गिरा जाए तो घायल कर सकता है, इसमें भी एनर्जी है। तो द्रव्य और ऊर्जा से बना हुआ है। तो इसी द्रव्य के बारे में पदार्थ का गुण, प्रॉपर्टीज, इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ का गुण। पदार्थ को पढ़ा चुके हैं। देखिए केमिस्ट्री में पदार्थ का अगर केमिकल गुण देखा जाए, उसके आपको बताए थे कि पदार्थ की अवस्था क्या होती है। हम प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे केमिस्ट्री में। पदार्थ की मूल्य 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। जैसे ये क्या है? ठोस, द्रव, गैस की चर्चा कर चुके हैं। एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा, एक 5वीं अवस्था है बॉन्स्ट आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको कहा जाता है BEC, आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, 5वीं अवस्था होगा। ऐसे अभी पदार्थ के 15 अवस्था तक खोज हो चुका है। 15 अवस्था बताया जाता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को मेन पूछता है 4ही अवस्था, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा, जो बताए थे खखार, थूक। उसको आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? तो पदार्थ की अवस्था पढ़े थे, केमिस्ट्री का गुण, वो केमिस्ट्री का पढ़ना है हम लोग को, उसके गुण को पढ़ना है, अंदर जाकर देखना है उसमें कैसे पदार्थ बना है, ये कैसे बना हुआ, किस केमिकल से बना हुआ, कैसे बना हुआ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, वो हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है? इसके भौतिक गुण को देखना है, इसका क्या गुण है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या काम करता है, ये देखना है हमको। तो पदार्थ का गुण में मान लिया आपका ठोस, क्या है? ठोस, सॉलिड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, है ना। इसका क्या गुण होता है? ये मान लीजिए सॉलिड है, इसका क्या गुण है? इसका गुण है आपका इसमें सिर्फ प्रत्यास्था, प्रत्यास्था। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, है ना। द्रव्य, द्रव्य, ये द्रव्य नहीं, द्रव्य का लिक्विड, लिक्विड का गुण क्या है? लिक्विड का गुण क्या है? इसमें बहुत सारा गुण है लिक्विड का, जैसे कि आप देख सकते हैं दाब, प्रेशर, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, है ना, पृष्ठ तनाव। आप देख सकते हैं दाब का प्लावन क्या हो गया? फ्लोटिंग, बियॉन्ड कहा जाता है इसको, है ना। उसके बाद केशिकत्व, केशिकत्व, कैपिलरीज, CA, कैपिलरीज, ठीक है, केशिकत्व हो गया। और इसका क्या क्या गुण हो सकता है? श्यानता, श्यानता, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, इस तरह द्रव का गुण है। द्रव में प्रेशर भी होता है, सरफेस टेंशन भी होता है, प्लवन, उत्प्लावन, है ना, उत्प्लावन, तैरने की क्षमता, किसी वस्तु को फेंका जाए अगर जल में तो तैरने की क्षमता, उत्कृष्ट बल लगाया जाता है। केशिकत्व, जैसे इसको लिख रहे हैं तो कैसे मान लें आपका बत्ती में जैसे पानी तेल चढ़ जाता है ऊपर, लालटेन वगैरह में,
है ना, कैसे आपका ज़मीन में भी केशिकात्व की प्रणाली होती है। तो इस तरह से केशिकात्व में कैसे कोई, जैसे पेड़ पौधा में कैसे पानी नीचे से ऊपर तक चला जाता है केशिकात्व के कारण। श्यानता क्या, विस्कोसिटी है, दो फोर्स, द्रव में दो फोर्स जो होता है आपस में घर्षण जो होता है उसको, उसमें श्यानता पढ़ते हैं, विस्कोसिटी पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका गुण, द्रव का गुण ये सब है। ठोस में सिर्फ आपको प्रत्यास्था का गुण पढ़ना है। आपको गैस में देखेंगे तो प्रेशर यहाँ भी आता है, यहाँ गैस में प्रेशर सिर्फ गुण होता है, गैस का गुण सिर्फ जो होता है प्रेशर होता है। लेकिन वायुमंडलीय, वायुमंडल का वायुमंडलीय दाब इसको कहा जाता है ना। इस तरह से देखेंगे तो इसमें से इतना एक बार देखना नहीं है, धीरे धीरे इसको हम लोग को सारा कुछ को देख लेना है। तो आज हम लोग देखते हैं ठोस का गुण देखते हैं। एक गुण है प्रत्यास्था, इसको क्या करते हैं, प्रत्यास्था। इलास्टिसिटी, क्या है इलास्टिसिटी, इसको समझते हैं पहले हम लोग। इसको आप देखिए, धीरे धीरे दाब देखेंगे, सरफेस टेंशन देख लेंगे, प्लवन देख लेंगे, केशिकात्व देख लेंगे, श्यानता देख लेंगे और बाउंड्री प्रेशर देख लेंगे। सबको देख लेंगे, क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा इससे, इसलिए इसको देखना जरूरी है ना। आइए तो इसको पहले मिटाते हैं, पहले देखते हैं प्रत्यास्था को। अब देखिए कि ठोस का गुण है इलास्टिसिटी। हम पहले बताया कि ये ठोस का गुण है, किसका, कौन पदार्थ है, पदार्थ कैसा है, तो ठोस। ठोस में क्या होगा, सिर्फ प्रत्यास्था का गुण होता है। ये गुण आपको गैस में, पहली बात ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि प्रत्यास्था का गुण किसमें होता है। अगर पूछे आपसे तो मुख्य रूप से मेनली ठोस में होता है। किसमें होता है, ठोस में होता है ना। और द्रव्य और गैस में प्रत्यास्था गुण नहीं होता है। अब कहिएगा कि सर ये क्या है, प्रत्यास्था है क्या, तो इसको कहा जाता है इलास्टिसिटी, तनाव, इलास्टिसिटी। जैसे मान लें कि अगर हम इसको ही देखें, आप इस पेन को ही देखें, इसमें अगर कोई बल लगाएं, हम क्या लगाएं, कोई बल लगाएं, अगर इसमें बल लगाएं तो कुछ लंबाई में या इसके आयतन में कुछ चेंजिंग तो होगा। अगर हम एक रड ले लें, लोहा, क्या ले लें, रड ले लिए लोहा, चाहे कॉपर का, चाहे सोना का, चांदी का, कोई एक ले लिए बिस्कुट, उसमें प्रेशर लगाएंगे तो या तो इसके लंबाई में बढ़ोतरी होगा या इसकी चौड़ाई में बढ़ोतरी होगा, इसमें बढ़ेगा, है ना, या इसके रूप बिगड़ जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अगर कोई पत्थर है उसमें अगर प्रेशर डालेंगे, प्रत्यास्था का गुण उसमें होता नहीं है, मान लीजिए अगर गांठ डाले तो उसमें क्या होगा कि वो आपको फैल कर टूट जाएगा, मतलब विरूप हो जाएगा। तो दो चीज़ आप याद रखेंगे, प्रत्यास्था उसको कहते हैं। प्रत्यास्था क्या है पहले बाद में, पहले समझिए आपकी विरूपण क्या है। विरूपण क्या है, विरूपण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफॉर्म, डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग। देखिए फॉर्मिंग वाला बनना होता है, सीधे समझिए। डिफॉर्मिंग वाला क्या होता है, विरूपण। अगर किसी वस्तु के में कोई बल लगाएं, कोई भी वस्तु से लोहा में बल लगाए, इसकी लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है, 5 मीटर है, इस लोहा की लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है, इसमें एक बल लगाया गया, तो जो बल लगाया वो कहलाएगा विरूपण बल। विरूपकारी बल कहिए उसको, या विरूपण बल कहते हैं। कैसे, ये बल जो लगाएंगे इसमें हम, तो इसकी लंबाई में क्या होगी, एक फोर्स दबाए, इधर खींचे, फोर्स लगा दिए लंबाई में, मान इसकी लंबाई में खींचने फोर्स लगाए किसी मशीन से, हाथ से, जैसे जो सामान जिसके अनुसार रहा, मान लीजिए रबड़ है तो हाथ से लगा देंगे। तो अगर लंबाई रबड़, मान लीजिए रबड़ ही है, क्या है, रबड़ है, तो फैल के हो गया इस 8 मीटर। तो इस रबड़ में कितना लंबाई बढ़ा, 3 मीटर, 5 तो पहले से था, 3 मीटर बढ़ गया। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, डिफॉर्मिंग हुआ, इस प्लास्टिक का डिफॉर्मिंग हो गया, चाहे लोहा का, चांदी का, जो भी वस्तु हो, ये वस्तु कुछ भी हो, तो इसमें क्या हुआ कि इसकी लंबाई में वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया, 3 मीटर बढ़ गया। तो ये क्या हुआ, डिफॉर्मिंग। और जो बल लगाया गया उसको कहा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहा जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो इसमें आया, लंबाई में जो वृद्धि हुआ, जो बढ़ गया, उसको कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं, विकृति। बात समझ रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेन, STRAIN लिखेंगे, स्ट्रेन। बात समझिए। विरूपण क्या हुआ, जो 5 मीटर से 8 हो गया, 3 मीटर इसमें विरूपण हुआ, डिफॉर्म हो गया। वस्तु पहले था 5 मीटर का, डिफॉर्म कर गया अपने फॉर्म, डी मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना,
डिफॉर्म हो गया, अपने फॉर्म जो पहले से था उसका फॉर्म गड़बड़ा गया, अब हो गया इतना। तो ये जो डिफॉर्म हुआ उसको ये डिफॉर्म हो गया, इस पर जो बल लगाए वो आपका क्या कहलाया, डिफॉर्मर बल कराया। और जिसमें जो लंबाई बढ़ा उसको क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अब जो वस्तु पर लगाया आप रबड़ पे, रबड़ लिए हम, ठीक है, रबड़ समझिए पहले आप, एक रबड़ ले लीजिए आप, पैसा वैसा बांधते हैं चाहे जो भी रबड़ खोपा बांधते जो भी रबड़ लिए सब लगाए, तो ये डिफॉर्मिंग हुआ, डिफॉर्मिंग बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, लंबाई में इसका वृद्धि कर दिया, इसका लंबाई में वृद्धि की, आयतन में नहीं की। आपको बैलून है तो उसमें आयतन वृद्धि करेंगे, लेकिन इसमें बचाए। अगर ये बल को, डिफॉर्मिंग बल जो है, ये विरूपकारी बल को छोड़ दें, अगर हम इसको छोड़ दें, फिर रबड़ को मान लीजिए इसे खींचे पूरा, देखिए ध्यान से खींचिए और फिर छोड़ दें, तो फिर अपना रूप में आ जाएगा। तो ये गुण, यही क्वालिटी जो अपना गुण में वापस आ जाता है पदार्थ पर अगर कोई विरूपणकारी बल लगाया जाए, ये बल देखिए, इस परिभाषा क्या होगा, प्रत्यास्था का परिभाषा क्या है, प्रत्यास्था का वैसी वस्तु जिसमें एक डिफॉर्मिंग बल लगाया जाए, माने एक विरूपकारी बल लगाया जाए, उसके रूप को बिगाड़ने के लिए, उस गुण को बिगाड़ने के लिए, लंबाई को बिगाड़ने के लिए, चौड़ाई को बिगाड़ने के लिए, ऊंचाई को बिगाड़ने के लिए जो बल लगाया जाता है, अगर फिर उस बल को, उस बल लगाने से उसमें कुछ क्या होता है, विकृति आती है, क्या कुछ बदलाव आता है, 5 से 8 मीटर हो गया। अगर वह बल फिर छोड़ दिया जाए, अगर डिफॉर्मिंग बल को फिर छोड़ दिया जाए और वह वस्तु, वह रबड़, वह सामान फिर अपने रूप में आ जाए, तो इस गुण को ही, इस क्वालिटी को ही, इस खासियत को ही प्रत्यास्था कहा जाता है। वैसी वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी। कौन वस्तु कहलाएगी, प्रत्यास्थ वस्तु, इलास्टिक प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी, इलास्टिक मटेरियल कहलाएगी। बात समझे। तो 2 चीज आपको याद रखना है, विरूपण क्या है, जो चेंज कर दे, डिफॉर्मिंग कर दे, और एक बल लगाए तो डिफॉर्मिंग हुआ, ठीक है, बल, और जो फिर छोड़ दिए तो अपने में आ गया। इसका मतलब है कि जो वस्तु है, रबड़ हम तनाव जो लगाए, खींचे इसको ऐसे, इसमें जो बल लगाए और फिर छोड़ देने पर जो अपने आप खींच के फिर अपने रूप में आ गया, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु भी अपने में बल लगा रहा है, अपने अंदरूनी बल भी लगा रहा है। जैसी आप खींच रहे हैं लेकिन वो भी बल लगाए हुए, जैसे आप छोड़े तो वो अपने बल को खींचते हुए फिर अपना ये हो गया। तो इसी को कहा जाता है प्रत्यानयन बल। क्या कहता है, प्रत्यानयन बल। इंग्लिश लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। रीस्टोरिंग, देखिए स्टोर करना, फिर से वापस, स्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है इसको, रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। बात समझे। तो विरूपण क्या है, प्रत्यानयन क्या है। प्रत्यानयन जो वस्तु अपने रूप को फिर से वापस अपने में आने में जो बल लगाती है उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब विरूपण बल क्या है, विरूपण बल क्या है, जो वस्तु में चेंजिंग लाने के लिए बल लगाया जाता है, वस्तु को लंबा करने में जो बल लगाया जाता है वो विरूपणकारी बल है। और विरूपणकारी का उल्टा क्या है, प्रत्यानयन बल। अब फिर ये विकृति क्या है, जो उसका रूप बिगड़ गया वो विकृति है। बात समझे था। चलिए अब प्रत्यानयन देखिए, अगर देखा जाए प्रत्यास्था, अब आप लिखेंगे प्रत्यास्था किसे कहते हैं, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी। तो आप लिख लेंगे विरूपणकारी बल क्या, वैसा बल जो किसी वस्तु में लगाने पर उसके रूप में परिवर्तन कर दे, विरूपकारी बल कहलाता है। फिर वैसा बल जो वस्तु को फिर से अपने रूप में लाने के लिए जो उसका वस्तु अपना बल लगाता है उसको प्रत्यानयन बल कहा जाता है। इलास्टिक प्रत्यास्था क्या है, प्रत्यास्था वस्तु को, लिखिएगा, प्रत्यास्था वस्तु की वैसी गुण है जो विरूपकारी बल के विरुद्ध काम करता है और वस्तु को फिर से अपने रूप में ले आता है, मतलब वस्तु फिर से अपने रूप में लौट जाती है, डिफॉर्मिंग करने के बाद लौट जाती है, वैसी गुण को ही आपको प्रत्यास्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यास्था कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। सीधे से प्लास्टिक तनाव, अरे खींचना भैया, इतना प्रत्यास्था क्या है ना, क्वेश्चन करेगा तो ऐसे बनाइएगा। अब है कि अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई भी वस्तु ही प्रत्यास्थ नहीं है पूर्ण रूप से, ना तो कोई इलास्टिक है और नहीं तो कोई आपको सुघट है। माने दुनिया में कोई अगर कहे 100% कहे कोई प्रत्यास्थ है तो नहीं, लेकिन माना जाता है कि प्रत्यास्था का गुण है। और सबसे अगर पूछे क्वेश्चन करेगा कि सबसे प्रत्यास्थ वस्तु कौन है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक वस्तु कौन है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक, तो आप मारेंगे क्वार्ट्ज। क्या मारेंगे, क्वार्ट्ज। क्या मारेंगे,
क्वार्टज, है ना, क्वार्टज, क्वार्टज, ठीक है। अगर कहे कि सबसे कम प्रत्यास्थ वस्तु दुनिया में, एक क्वेश्चन आता है, सबसे कम प्रत्यास्थ इलास्टिक वस्तु कौन है दुनिया में, तो गीली मिट्टी, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी का ये, या मोम भी, ये गीली मिट्टी जो होता है, गीली मिट्टी देखे हैं, उसमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है, मतलब वो आपको फैलता नहीं है, प्रत्यास्थता का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज में होता है। दो बात आप ध्यान रखेंगे, दुनिया में पूर्ण प्रत्यास्थ और पूर्ण अप्रत्यास्थ। अगर कोई इसमें कहे प्रत्यास्थ वस्तु में, एक आएगा पूर्ण प्रत्यास्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ, दो तरह का वस्तु मिलेगा। मान लीजिए पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु हम बोले, इसका मतलब क्या समझे, परफेक्ट, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, परफेक्ट इलास्टिक गुड्स, है ना, इलास्टिक गुड्स, पूर्ण प्रत्यास्थ, वैसी वस्तु जो पूरी तरह से उसको खींचें और पूर्ण रूप से अपने फॉर्म में आ जाए। पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब जो अपना फिर से अपना रूप में आ जाए, पूरी तरह से अपने रूप में आ जाए, माने विकृति नहीं हो, फिर से अपना रूप में धर ले वो आकर के, तो उसको पूर्ण प्रत्यास्थ कहा जाता है। और एक होता है पूर्ण अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, है ना, मतलब इसको कहते हैं प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक गुड्स, जो अगर एक बार बल लगा दिए, मतलब इस पर अगर बल लगा दिए, अगर ये विकृत हो गया, इसका रूप बिगड़ गया, तो दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर पेन में ही बल लगा दें, हम लंबाई खींच लिए पूरा, मतलब खींच दें इसको, तोड़ दें इसको, और फिर से अपना रूप में नहीं आए, तो क्या कहा जाएगा, अप्रत्यास्थ वस्तु कहा गया। क्या दो तरह की वस्तु, पूर्ण प्रत्यास्थ और पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु, ठीक है। चलिए इतना समझ गए होंगे मेरे समझ से। और एक क्वेश्चन फिर आपसे करेगा कि प्रत्यास्थ की सीमा क्या है, प्रत्यास्थ की सीमा लिख रहे हैं, नेक्स्ट बात लिखिएगा, लिमिट ऑफ इलास्टिक, लिमिट क्या है प्रत्यास्थ का, अब परिभाषा रटना नहीं है, प्रत्यास्थ की सीमा क्या है, तो आप लिखिएगा वैसी सीमा, वैसा बल जो मतलब कि आप लगाए जहां, वैसा बल जहां तक लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्थ का गुण बना रहे, मतलब कि फिर से अपने रूप में आने का गुण बचा रहे। अगर उससे ज़्यादा बल लगा दे, मान लें कि ये वस्तु है कोई, ठीक है, इसमें हम बल लगाए, कौन बल लगाए, विरूपकारी बल, विरूपण बल लगाए, इसमें चेंजिंग आ गया, इसमें क्या हो गया, चेंजिंग आ गया, ठीक है। यहाँ वस्तु था मेरा ए बी, ये वस्तु है, बल लगाने के बाद मेरा वस्तु लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया, लंबा हो गया, ठीक है। ये 5 था, ये 8 हो गया मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि प्रत्यास्थ वस्तु है। लेकिन अभी कैसे समझेंगे, जब इसको अगर छोड़ा जाए, इस बल जो लगाए हैं विरूपकारी बल, इसको छोड़ दें और फिर से अपना ये ही आ जाए, 5 पर आ जाए, तो प्रत्यास्थ का गुण है। लेकिन इतना बल लगा दें कि इतना फैल जाए, चला जाए, हो जाए 12 मीटर, मेरे यहाँ तक फैल जाए, और फिर से अपना रूप में नहीं आए, फिर से अपना ये 5 के लगभग नहीं आए, 5 मीटर के आसपास नहीं आए, तो इसका मतलब है कि वस्तु पूरी तरह से डिफॉर्म कर गया। तो आपका क्या हो गया, प्रत्यास्थता की सीमा खत्म हो गई, मतलब आप इतना बल लगा दिए कि वो वस्तु अब लौटेगा नहीं अपने रूप में, टूट गया। रबड़ लीजिए भाई, रबड़े को लीजिए, इतना घींच दीजिए कि टूट जाए वो, तो फिर लौटेगा अपना, बनेगा वो रबड़, अपना वस्तु आएगा लौट करके। तो क्या हो गया, प्रत्यास्थता की सीमा होती है, वहीं तक बल लगाना है जहाँ तक उसमें प्रत्यास्थता का गुण बचा रहे। प्रत्यास्थता की सीमा हो गया। चलिए इसको मिटाइए, एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ खाली समझना है ना, कुछ भी नहीं है ये सब। अब चलिए देखिए, हुक्स का नियम को देखते हैं पहले। तो हुक्स के नियम के पहले देखने के पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। एक वर्ड है प्रतिबल, क्या है, प्रतिबल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस,
ठीक है, स्ट्रेस। अब देखिए इसमें क्या है कि मान ली एक रड ले लिए, तांबा का ले लिए, लोहा का ले लिए, कुछ ले लिए। आप ऐसे देख रहे हैं लोहा का रड, ऐसे देख रहे हैं तो, लेकिन ऐसे अगर देखेंगे बोर्ड पर तो दिख रहा है आपको ऐसे, लेकिन डायगोनल देखेंगे 3 डायमेंशनल में तो ये रड क्या है आपको दिखेगा कैसा, है ना, मतलब इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है, इस तरह का दिखेगा। ठीक, तो अब क्या है कि अब देखिए ए सेक्शन, चाहे ए सेक्शन इसका हो गया, ये क्या है सेक्शन ऑफ एरिया, सेक्शन ऑफ एरिया। इस रड का, इस लोहा का कोई वस्तु लीजिए भाई, इसका सेक्शन ऑफ एरिया है, एक सेक्शन है, मान लीजिए इसी का क्या है, कोई सामान लीजिए ना भाई, ये है तो ये आपको दिख रहा है ऐसे सीधा, ऐसा सीधे, है ना, लेकिन ये क्या है, ये बस ये क्या है सेक्शन इसका, ये क्या है सेक्शन है, ये क्या है सेक्शन है, ये क्या है सेक्शन है, तो इसमें कोई फोर्स लगाए, इसमें दोनों साइड फोर्स लगाइए, मतलब कहने का मतलब ये आपको इसमें आप सेक्शन है, ये एरिया है, ए इसको नाम दिए, क्या दिए एरिया है, सेक्शन, ए भी एरिया है, सेक्शन है, इधर फोर्स लगाए एफ, इधर फोर्स लगा दिए एफ, अब इसको खींच रहे हैं, इस वस्तु को खींच रहे हैं हम, है ना, तो आप खींच रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ विकृति आ जाएगी, लंबाई इसकी बढ़ जाएगी कुछ, आपका सोचिए कि यहाँ पर ही है, मान लें कि ये 10 मीटर है, आप घींच के कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 15 मीटर हो गया, अब क्या हो गया 15, तो 10 - 5, 5 का तो इसमें विकृति आ गया ना, अगर यहाँ लीजिए इसको तो इतना मान लें कि 12 ही रखिए, तो 10 मीटर तो यहाँ तक था, इसका 2 मीटर बढ़ गया ये, तो ये 2 मीटर क्या हो गया विकृति हो गया, चेंजिंग हो गया, क्या हो गया विकृति हो गया, है ना, विकृति हो गया 2 मीटर, किसमें इस रड में, ठीक है। और सेक्शन ऑफ एरिया यहाँ फोर्स लगाया आप, तो आप जो फोर्स लगाए इस एरिया पे, तो वस्तु भी अब एक बल लगाएगा, वस्तु भी लगाएगा बल, तो उसी को कहा जाता है प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, देखिए सीधा समझिए, प्रति मतलब क्या, बल के उल्टा प्रतिबल। अब बल लगा रहे हैं, एक प्रत्यास्थ बल लगा रहे हैं, इलास्टिक फोर्स लगा रहे हैं आप, प्रत्यास्थ बल लगा रहे हैं आप, प्रत्यास्थ वस्तु सब पढ़ रहे हैं हम, प्रत्यास्थ पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं, बल के उल्टा प्रतिबल लग रहा है, मतलब कि ये एरिया भी, सेक्शन भी आपको एरिया में लगा रहे हैं, तो इसीलिए आपका इसको कहा जाता है प्रतिबल बराबर स्ट्रेस बराबर फोर्स बटा एरिया, सेक्शन का एरिया बटा जो फोर्स लगाया आप, फोर्स बटा एरिया, ठीक है। और स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा, इस तरह का सिग्मा होता है, इसको क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा, सिग्मा, क्या है सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या हो गया एफ बटा ए, याद रहेगा, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, जो स्टूडेंट हैं सेक्शन ऑफ एरिया को, तो यहाँ ऊपर में लिख देंगे बल हो गया, ये क्या हो गया बल, और ये हो गया एक, और इसका सेक्शन ऑफ एरिया का हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, अगर प्रतिबल का मात्रक कोई पूछे आपसे, इसका मात्रक पूछता है, प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल क्या है समझ गए, प्रतिबल है जो फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा अनुप्रस्थ काट का एरिया, फोर्स समझा देंगे कैसे कैसे आप बनाए, फोर्स इधर लगा रहे हैं, ए सेक्शन हो गया तो इसके डिफॉर्म हो गया, चेंज होगा, तो ये वस्तु जो है आपको प्रतिबल लगाता है, क्या है प्रतिबल है इसका, है ना, सेक्शन में जो आप फोर्स लगा रहे हैं, जो आप प्रत्यास्थ बल लगा रहे हैं, उसका उल्टा ये अपना लगा रहा है, फोर्स बटा एरिया से कहा जाता है, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और एरिया का क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, या पास्कल भी लिख सकते हैं, क्या पास्कल, ठीक है। चलिए, ये प्रतिबल हो गया। बीमा स्क्वायर पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा प्रतिबल का बीमा क्या होता है, प्रतिबल का बीमा क्या होता है, तो ML T-1 T2, ML -1 T-2, कैसे मात्रक निकालना है, ये आपको मात्रक का प्लेलिस्ट देखें, समझा दिए वहाँ पे, हम पूरा बनाने के लिए बता दिए हैं, निकाल के देख लिए, है ना। चलिए, ये प्रतिबल हुआ। अब आइए प्रतिबल समझ लिए, अब विकृति बता चुके हैं, विकृति
विकृति, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। ठीक है, विकृति बताए क्या कि रूप में परिवर्तन। अभी मान लीजिए इतना इतना वस्तु था, इसमें चेंज कर लंबा कर दिया, चौड़ा कर दिया, तो क्या हो गया? विकृति हो गया। लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? इतना बढ़ गया तो क्या हो गया? विकृति हो गया। तो ये क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई बढ़ा इसका, एल मान लीजिए एल है लंबाई, लेंथ, ये पूरा एल था, अब ये भी पूरा एल है, तब इसको बराबर कीजिए, है ना। ये बराबर है, इसके सामने बराबर हो गया, ये भी एल है, ये एल है, लेकिन ये जो बढ़ गया ये विकृति हो गया। ये क्या हो गया? उसके में चेंज में विकृति क्या हुआ? अरे भाई डिफॉर्म कर, रूप चेंज कर जाना। तो कितना रूप, इसका पहले रूप था इतना, अब रूप कितना हो गया? इतना, इतना बढ़ गया, ये बढ़ाइए, तो जो बढ़ा स्टेन बराबर होता है एल बटा एल, मतलब लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, बटा प्रारंभिक लंबाई हो गया। स्ट्रेन को बोला जाता है, इसको आपको सिग्मा, इसको क्या बोल रहे हैं? सिग्मा बोल रहे हैं। इसको बोला जाता है इपिसलॉन, इपिसलॉन। देखिए ऐसे ई नहीं लिखिएगा, ऐसे होता है, क्या होता है? इसका होता है इपिसलॉन, इपिसलॉन। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको, इपिसलॉन हो गया। ठीक है, अब इतना देख लिए विकृति क्या है, प्रतिबल क्या है, दोनों चीज समझ गए आराम से। विकृति क्या है समझा दिए, प्रतिबल क्या है। अब हुक साहब का नियम देखिए। हुक एक व्यक्ति हैं, फिजिशियन हैं, वो हुक साहब, हुक्स मिटा देते हैं इसको, तब समझ में आ जाएगा, लेकिन रखिए सामने इसको भी, अभी मिटाएंगे नहीं, यहाँ लिखते हैं हम, आप लोगों ने फ्रेश कॉपी में फ्रेश लिखेंगे। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक का नियम, हुक का नियम। एक इनका कहना क्या था? हुक साहब क्या कहे, हम नहीं कह रहे, हुक साहब कह रहे थे कि पहले स्ट्रेन होगा कि पहले, देखिए ध्यान दीजिए, तो पहले स्ट्रेन आएगा, किसी वस्तु को अगर हम खींच रहे हैं तो पहले स्ट्रेन आएगा कि पहले प्रतिबल आएगा? दिमाग लगाइए। तो पहले अगर इस वस्तु है, ये वस्तु, इसमें हम खींच रहे हैं, चाहे इधर फोर्स लगा रहे हैं, चाहे इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साइड फोर्स अगर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं वस्तु को, प्रेशर देकर खींच रहे हैं, इसको प्रत्यास्थ कर रहे हैं, तो इसमें पहले क्या आएगा? विकृति आएगा कि पहले प्रतिबल आएगा? विकृति आएगा कि पहले प्रतिबल आएगा? पहले विकृति आएगा। जैसे ही लगाइएगा तो एक चेंजिंग आएगा, क्या होगा? ये बढ़ना शुरू कर देगा, ये क्या वस्तु क्या बढ़ना शुरू कर देगा, तो विकृति हो गया, रूप में चेंज हो रहा है, इसका रूप में चेंज हो रहा है, तो पहले विकृति होगा, और जैसे विकृति होगा तो इसका उल्टा साइड में तुरंत जो है सो फोर्स लगाएगा, कौन? प्रतिबल लगाएगा, वस्तु खुद लगाएगा। ये वस्तु खुद अपना एक बल लगाता है, उसको प्रतिबल कहते हैं। तो पहले विकृति लगेगा, तब फिर प्रतिबल लगेगा। तो इसीलिए बोले, हुक साहब बोले कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है विकृति का। किसका? विकृति का। कहीं भी एग्जाम में पूछेगा, बनाइएगा आप लोग। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका सिंबल क्या दिए थे? प्रतिबल का सिंबल हम क्या दिए? सिग्मा लिख सकते हैं कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति का क्या लिखे हैं? विकृति का इपिसलॉन, ई नहीं है, इपिसलॉन है, ई हो गया। अब इसको तोड़ना है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बताए, हर जगह अगर इसको समानुपाती को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तोड़ना है तो कोई नहीं कोई आपको कांस्टेंट लाना पड़ेगा, नियतांक लाना होगा। तो आपको सिग्मा को तोड़िए, इसको हटाने के लिए, बराबर लाने के लिए कोई आपको नियतांक लाना। मान लीजिए ई ले आए हम, क्या ले आए? ई, कैपिटल ई। ये क्या है? ई बराबर, इसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक, गुणांक इंग्लिश में कहेंगे मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बराबर इप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ई को यहीं रख दीजिए, इसको बटा में ले आइए, इधर यहाँ लिख रहे हैं ई बराबर इसके बराबर, ये बटा में आ जाएगा, सिग्मा इधर रहेगा, सिग्मा बटा इप्सिलॉन, है ना। मतलब क्या हुआ?
मतलब क्या हुआ, ई का मतलब क्या है, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक लिख सकते हैं ना जी, गुणांक ई बराबर इपिसिलॉन मतलब प्रतिबल, सिग्मा बटा इपिसिलॉन, सिग्मा ऊपर में है, सिग्मा इपिसिलॉन नीचे है, मैंने विकृति, ऐसे भी लिख सकते हैं। वही बात है, डायरेक्ट समझाने के इतना कर रहे हैं, नहीं तो यहीं पे कर देते, डायरेक्ट कर देते, इसको तोड़ते यहाँ पर तोड़ेंगे, डायरेक्ट यहीं पे बोल देंगे, है ना। इसलिए आपको प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होगा, याद कीजिएगा, प्रत्यास्था गुणांक ई बराबर, पहले लिखे हम कि हुक साहब बोले कि प्रतिबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है, जो उसका रूप में परिवर्तन होता है कोई वस्तु का, उसके विकृति का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इसका होता है सिग्मा, इसका होता है इपिसिलॉन, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इपिसिलॉन, ठीक है। तो अब तोड़ेंगे, इसको बराबर को बराबर लाना है, तो एक कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ई क्या है, कांस्टेंट है, ई क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, कांस्टेंट है। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में, गुरुत्वाकर्षण कल में जैसे बताए थे, जी का वैल्यू 6.67 गुणे 10⁻11। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, प्रत्यास्था गुणांक ई, उसी तो कांस्टेंट है, नियतांक है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, नियतांक, है ना, ई। तो ई बराबर क्या हो गया, ई यहाँ रखे, ई बटम आ जाएगा, तो सिग्मा वटा इपिसिलॉन, ठीक है। ये मॉडुलस, इसको इंग्लिश से पूछेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद रहेगा। प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति, प्रत्यास्था गुणांक ये है, प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बस इतना ही पूछता है, क्वेश्चन आपको करेगा, बनाइएगा, सेट बनाइएगा, पढ़ते हैं चैप्टर। देखिए आप लोग का एक कर्म बनता है, ऐसे पढ़ने से नहीं है। अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख करके, जिससे प्रत्यास्था क्या पढ़ा रहे हैं, इलास्टिसिटी पढ़ा रहे हैं, तो इलास्टिसिटी का वीडियो देखने के बाद एक बार देखें, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो, जो भी वीडियो हो, एक बार देखें, फिर दोबारा देखें 1 घंटा 2 घंटे बाद, तब उसका फिर क्वेश्चन बनाएं। सारा क्वेश्चन जो है जहाँ से बनाओ, सेट से बनाइए, लूसेंट से बनाइए, आपको मार्केट में कोई अगर अवेलेबल है वहाँ से बनाइए, तब आप, इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है, लेकिन न्यूमेरिकल बताएंगे नहीं क्योंकि इसमें सब तरह के लड़के हैं, है ना। अब देखिए 3 तरह की बात आएगी। अब यहाँ पहली तो आप याद कर जाइए, प्रत्यास्था गुणांक बराबर, प्रत्यास्था, सिर्फ प्रत्यास्था गुणांक बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर प्रतिबल बट्टा विकृति, प्रतिबल बट्टा विकृति, प्रतिबल बट्टा विकृति, सिग्मा बट्टा इपिसिलॉन, सिग्मा बट्टा इपिसिलॉन। इसका मात्रक क्या, विकृति का मात्रक नहीं बताए हैं, विकृति का मात्रक वहाँ बता देना चाहिए था हमको। विकृति का क्या होगा, इसका देख लीजिए 1 मिनट 7 से, विकृति अस्टेन, विकृति क्या बताया अभी हम, विकृति स्ट्रेन बराबर होता है कि लंबाई में जो वृद्धि हुआ, जो बढ़ा, वस्तु जो बढ़ा, इतना था, घींचे तो इतना जो हो गया ये, तो ये जो बढ़ा इसका पार्ट, ये विकृति हुआ। तो लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, ये वाला है ना, प्रारंभिक लंबाई यल। तो अब देखिए दोनों का अगर मात्रक निकाला जाए हमको, मात्रक, तो लंबाई का मात्रक मीटर, नीचे भी लंबाई मात्रक मीटर, तो इसका दोनों कट गया, तो इसलिए विकृति का मात्रक नहीं होता है। पहला बात, विकृति का मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन देता है क्वेश्चन, इसमें से किसका मात्रक नहीं होता है, तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। मात्रक नहीं होता है तो बीमा भी नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है तो बीमा भी नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से इस लॉ में अंग प्रत्यास्था देख लिए। अब है कि 3 तरह की बात आएगी। अगर लंबाई में वृद्धि हो रहा है, किसी की लंबाई में वृद्धि हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रहा है, तो उसमें कहेंगे हम, उस केस में अगर लंबाई में वृद्धि हो रहा है, इसकी लंबाई डिफॉर्मिंग करके इतना हो गई, किसी वस्तु को खींच रहे लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, सिर्फ उसका लंबाई बढ़ा रहे हैं, उसकी लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं हम, तो उसको कहेंगे अंग, अंश, बाकी मॉडुलस ये लग जाएगा, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं यंग, ऐसे हिंदी में लिखा था ऐसे यंग, इसका होता है प्रत्यास्था, प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुल का होता है गुणांक,
इलास्टिसिटी होता है प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, एक तरह। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, अब अगर आप कहें लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो अंग प्रत्यास्थता, यहाँ तो अंग, यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक बराबर बताए प्रतिबल बटा विकृति। अब उसी को आपको देखना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अनुदैर्ध्य प्रकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल ही रहेगा, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति, ये तो रहेगा कॉमन इसमें। अब लंबाई में हो रहा है वृद्धि, क्या हो रहा है समझिए बात को, लंबाई में, तो इसके लिए खाली सेट करना है फार्मूला, अनुदैर्ध्य कर दिए और प्रतिबल लगा दिए, बाकी प्रतिबल जोड़ देंगे। क्या समझ रहे हैं बात को, प्रतिबल बटा क्या होता है विकृति होता है, तो विकृति नीचे लिख दीजिए, विकृति लिख दिए और बाकी अनुदैर्ध्य लगा दीजिए। आगे क्या कीजिए, अनुदैर्ध्य लगा दीजिए, ठीक है। इसको बताने का कारण मेरा क्या है कि न्यूमेरिकल जब आपको आएगा तो लिखेगा किसी वस्तु में इतना वजन है, उसमें आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल इतना है, तो प्रत्यास्थता गुणांक कितना है, तो अनुदैर्ध्य विकृति निकालिए, यही देगा आपको। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बनाना है, ठीक है। अगर आयतन में वृद्धि हो, आयतन में किसी वस्तु के आयतन में वृद्धि अगर हो, डिफॉर्मिंग हो, मतलब आयतन में क्या हो, डिफॉर्मिंग इन वॉल्यूम, अगर आयतन में, अरे भैया मेरे लंबाई को खींच दीजिए तो लंबाई में वृद्धि होगा, लेकिन हम फैल कर मोटा हो जाएं तो मेरा आयतन बढ़ेगा, आयतन में ये लंबाई बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मेरा, और आयतन में क्या, चकरा जाएंगे हम, पूरा मोटा हो जाएंगे, तो आयतन बढ़ेगा मेरा। तो आयतन में अगर किसी को वृद्धि करना है, किसी का आयतन में बढ़ाना है, तो उसमें क्या होता है, उस केस में, इस केस में ये लंबाई में, इसमें आयतन में क्या होता है कि इसको आप लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, सेम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयतन, नहीं लिखा जाता है यहाँ पर, वक मॉडुलस, बाकी सेम रहेगा, बाकी सब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर भी प्रतिबल बटा प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति, तो प्रतिबल तो रहेगा ही, प्रतिबल बटा विकृति तो रहेगा ही, ये लगा रहेगा, लेकिन आगे क्या लगाइएगा, किसके विकृति हुआ, किसका रूप बिगड़ा, और कौन उसके खिलाफ अपने रूप जो बिगड़ रहा है उसके खिलाफ बल लगा रहा है, प्रतिबल लगा रहा है, उल्टा बल लगा रहा है, कौन है वो, आयतन में, किसमें, आयतन में, तो जोड़ देंगे यहाँ पर अभिलंब समझते हैं, मतलब ऐसे नहीं, आपका उसका आयतन अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब प्रतिबल, अब पूरा हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल समझाने के लिए लिखिए, अभिलंब प्रतिबल बटा अभिलंब विकृति, याद रखेंगे इसको, है ना। और इसका सिंबल होता है बी, इसका क्या होता है बी, वल्क है, तो बी बराबर सीधे कर देंगे, बी बराबर अभिलंब प्रतिबल बटा अभिलंब विकृति, ठीक है, विकृति, ये फार्मूला आपको यहाँ हो गया आयतन के लिए, याद रहेगा, आयतन के लिए हो गया। इसको अब इसको मान लिया अगर कोई फार्मूला सेट करना चाहिएगा, तो प्रतिबल बराबर क्या बताए थे हम, प्रतिबल बराबर स्ट्रेस बराबर फोर्स बटा एरिया, बताए थे कि नहीं, फोर्स बटा एरिया बताए थे ना, पहले समझा चुके हैं। तो यहाँ पर प्रतिबल है, अभिलंब रह जाए जो रहे, आयतन बढ़ा था आयतन में, तो यहाँ कीजिएगा फोर्स बटा एरिया भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभिलंब विकृति क्या होता है, रूप बिगड़ जाता है, एल बटा प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि, लंबाई ऊपर क्या है, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, तो इसलिए यहाँ पर बटा कर सकते हैं ना जी, इसका ये बटा है तो बटा कर दिए, यहाँ पे प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि विकृति बराबर अभिलंब विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटा लंबाई, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ ए, ये बटा है, घूमेगा उलट जाएगा, एल बटा एल, ठीक है। तो आप बी बराबर ये भी कर सकते हैं, बी बराबर एफ एल ऊपर वाला बटा ए, ये लंबाई में जो वृद्धि हुआ वो,
इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे अब देगा नॉमरिकल बना के देखिए इसमें बनता है कि नहीं आप लोग को, नहीं तो नेक्स्ट क्लास कभी कभी लेंगे तो बताएंगे हम ना। ये आपका हो गया 2 लंबाई ये। अब आइए एक दृढ़ता गुणांक होता है, क्या होता है इसको आप लोग देखिए तब तक। दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक क्या हुआ, दृढ़ता, दृढ़ता, दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी है ना, रिजिडिटी। इसको आपको नीटा से प्रस्तुत किया जाता है। क्या पहले सिंबल देख लीजिए, नीटा, इसको क्या बोलते हैं, नीटा का सिंबल देखिए यहाँ लिखें नीटा से। तो इसका क्या होगा, दृढ़ता, मजबूती। बात समझिए, दृढ़ता में मतलब क्या होगा, उसके रूप में विरूपक बल लगाइएगा, क्या लगाइएगा, प्रतिबल कैसा लगाइएगा। जब चेंज करना है तो दृढ़ता गुणांक बराबर लिखिएगा, नीटा बराबर लिखिएगा, नीटा बराबर विरूपक बल, जो आप बल लगा रहे हैं विरूपक प्रतिबल, ऊपर में तो प्रतिबल ही रहेगा, प्रतिबल बटा विकृति, बटा विकृति, ठीक है, बटा विकृति। विरूपक यहाँ भी कर दिए विरूपक, ये हो जाता है विरूपक विकृति। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक हो जाएगा। 3 चीज आप याद रखेंगे इसमें। पहले तो बता दिए मॉडुलस ऑफ प्रतिबल हो गया, लंबाई में वितत अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति। आयतन में होगा तो सिर्फ अविलंब जोड़ देना है, अविलंब प्रतिबल बटा अविलंब विकृति। दृढ़ता में है, दृढ़ता गुणांक का क्वेश्चन आएगा तो आप प्रतिबल ही रहेगा, विकृति रहेगा, विरूपक जोड़ देना है। विरूपक मतलब डिफॉर्मिंग, रूप में चेंजिंग, दृढ़ता है ना। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखना, और तीनों पर नंबरिकल खूब पूछता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। थैंक यू। इसको देखिए, बनाइए आराम से, नंबरिकल इसके ऊपर बनाइए, आप लोग बन जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रयास कर रहे हैं कि एक चैप्टर छोड़े नहीं, हम चैप्टर बाई चैप्टर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट को बेसिक से लेकर के, जो स्टूडेंट न्यू हैं वो भी समझें, जो पुराने हैं वो भी समझें, और उनका सिलेबस कवर हो। आप देखेंगे कभी हम छोड़ नहीं रहे हैं, हर चैप्टर बाई चैप्टर चल रहे हैं। अगर मॉडर्न शुरू किए हिस्ट्री में तो जैसे शुरू हुआ मॉडर्न वहाँ से शुरू किए, एंशिएंट शुरू किए, जहाँ पर छोड़ दिए पढ़ा के वैदिक तक, कहीं वैदिक कहीं पढ़ा के छूटा हुआ अभी तक, है ना। मिडाइवल शुरू नहीं किए। आप ज्योग्राफी सेक्शन देखेंगे तो वहाँ भी आप ज्योग्राफी में देखेंगे जो स्टार्टिंग किए। पॉलिटी में देखेंगे तो वहाँ से भी शुरू हुआ कि कैसे मेरा संविधान बना, कैसे संविधान का निर्माण किया गया, संविधान सभा कैसे गठन किया गया, सारा वहाँ से शुरू किए हैं। फिर प्रस्तावना, जहाँ तक वहीं तक छोड़ दिए हैं प्ले लिस्ट में वीडियो जा करके, ठीक है। सब सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का शुरू किए, वहाँ छोड़ दिए। तो आप सब वीडियो को देखें और मज़ा लीजिए, मज़ा, कमेंट कीजिए, कमेंट जहाँ भी समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए। इस चैप्टर पढ़ाया अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।